नमस्कार दोस्तों, आप सभी का BK स्टडी TAT में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री अध्याय 7 जिसका नाम है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस अध्याय में। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो चलिए अध्याय 7 स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीक़ों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्सों में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुग़लों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले इस चित्र के बारे में देख लेते हैं। जनजातीय नृत्य संताल चित्रखरा। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज के बारे में। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी एक समय मौजूद थी। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति कहा। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी और कुछ दूसरी जनजातियां के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थे और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहती थी। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखती थी और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करती थी। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायने में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया, लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जनजाति लोग कौन थे, इसके बारे में। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़कर दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह
अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने में से पहले लंगाह और अरघून लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों को जनजातीय रहती थी। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजातियों को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे और कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतार, मरवार और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों के बड़ी जनजातियाँ पश्चिमी की ओर मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और नए व्यूअर को चैनल सब्सक्राइब करने चाहिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ से इस मानचित्र एक प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ये मुंडा का, चेर का, संताल का, ओरान का, गोंड, बेगोस, गोंडवाना, खोंड, कोयोस, अरघून, बलूची, गख्खर, जजुआ, खख्खर, लगाह, समास, भील, कोली, जाटवास, कचारीस, नागा, अहोम, कोच, बालागस, इत्यादि। आगे देखते हैं। कुल परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजाति संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। चित्र 2 में है, रात में भी लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। आगे देखते हैं। खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहती थी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे, इनके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। ये खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए उन घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे, सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टंडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जिसके बारे में अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं,
बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बेलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चित्र 3 को देख लेते हैं। घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाज़ारों तक पहुंचाते थे। आगे देखते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह के बारे में बताया गया है। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेबर और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल के दौरान आया किया था। बंजारे के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। बंजारे किसे कहते हैं? 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। इसके बारे में देखते हैं। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते थे और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। आगे देखते हैं। कई पशुचारी चित्र को ही देख लेते हैं पर। काश्य, मगरमच्छ, कुटिया, कौंद जनजाति, उड़ीसा। कई पशुचारी जनजाति मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियों के बारे में जानते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने की लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी और कई जनजातियाँ और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, सुहार और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी।
रास्ता आगे बढ़ने से पहले आगे देख ही लेते हैं। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रिय के बीच नए राजपूत गोत्र की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हून, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्र के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियां जातीय व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक बने। ब्राह्मण को शासक वर्ग में शामिल हो उनके बहुसंख्यावादी ब्राह्मणों के समर्थन में कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गए, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाए। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जातीय व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। आगे देखते हैं। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से 2 उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। चलिए इससे आगे बढ़ने से पहले जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडम उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 में, जिसके बारे में पढ़े हैं, कि विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकारों, जिसका शाब्दिक अर्थ है रथ बनाने वाले लोग, की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिन्हें वास्तुकला और रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लड़कियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। चित्र 5 में गोंड महिला का एक चित्र है। स्थानांतरीय कृषि के बारे में बताया गया है, इसमें देख लेते हैं बॉक्स वाले पॉइंट में। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह ज़मीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब ज़मीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। इसे स्थानांतरीय कृषि कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नज़दीक से एक नज़र गोंड के बारे में देखते हैं। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल कर खेती करते हैं। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य गोंड छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा आमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा
शालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया, जो कि चित्र 1/6 में है। एक नक्काशीदार दरवाज़ा गौंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक चित्र है। यह है गोंडवाना का क्षेत्र। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हथियारों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायात में हथियार लिए। उन्होंने राज्यों का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम के बारे में देखते हैं। अहोम लोग मौजूद म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र नदी में आ बसे। उन्होंने भूइयाँ यानी भूस्वामी लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियाँ यानी 1523 और कोच हाजो यानी 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कुछ आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। जहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भू अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714 से 1744 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्था को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में ज़मीन दी गई थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहित दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों को स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया।
था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में लिखा गया था। निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं, जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, इस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों इन तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उन्हें कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियाँ ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। अन्यत्र में मंगोल के बारे में आज बताया गया है, तो चलिए मंगोल के बारे में देखते हैं। अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों यानी स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वनों प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय यानी 1227 में उसकी मृत्यु हुई थी। वह एक सुव्यवस्थित प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में उसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी। वे विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थे। कल्पना करें आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपना निवास स्थान बदलता है। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बीज शब्द इसके देख लेते हैं। वर्ण, जाति, टांडा, गढ़, चौरासी, बरहोत, भुइयाँ, पाई, खेल, बुरंजी, जनगणना इत्यादि। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। जय हिंद।